नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात बुलेटिन में महिला बाल विकास विभाग से जुड़ी बड़ी खबर की करते हैं। टेंडर में गड़बड़ी को लेकर विवाद के बाद सचिव सौजन्या से विभाग का चार्ज ले लिया गया है और अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार को उसका चार्ज दिया गया है। आईएएस मनीषा पवार ही टेंडर विवाद की जांच भी कर रही हैं। टेंडर मामले को लेकर सचिव और मंत्री के बीच विवाद हुआ था और मामला सीएम तक भी पहुंचा था, जिसके बाद मामले की जांच की गई। बता दें कि विवाद क्या है। पिछले महीने सितंबर में महिला बाल विकास विभाग में टेंडर में गड़बड़ी की बात सामने आई और फिर मंत्री रेखा आर्य और अपर सचिव वी षणमुगम और सचिव सौजन्या के बीच विवाद सामने आया। दोनों ही तरफ से शिकायतें भी हुई और मामले में राजनीति भी जमकर हुई, जहां फोन न उठाने वाले आईएएस वी षणमुगम अभी निदेशक बने हुए हैं। विवाद के बाद मंत्री रेखा आर्य ने 6 पेज की शिकायत मुख्य सचिव को भेजी थी, जिसपे उन्होंने आईएएस सौजन्या और षणमुगम की शिकायत की थी। वहीं सीएम की तरफ से जांच के आदेश और फिर सीएम से मुलाकात के बाद मंत्री रेखा आर्य ने चुप्पी साध ली है। रिलायंस ग्रुप ने देवस्थानम बोर्ड को मदद दे दी है। बोर्ड के कर्मचारियों की सैलरी के लिए 5 करोड़ की मदद रिलायंस की तरफ से दी गई है। कोरोना की वजह से यात्रा का नुकसान हुआ, जिसके बाद रिलायंस ने मदद दी है। वहीं देवस्थानम बोर्ड ने इसके लिए आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके बेटे अनंत अंबानी का आभार जताया है। मुकेश अंबानी परिवार का भगवान बद्री केदार के साथ ही देवभूमि के चारों धामों में उनकी विशेष आस्था है और पहले भी अंबानी परिवार द्वारा कई मौकों पर यहां भारी राशि दान में दी गई है। केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाने वाले भक्तों के लिए बड़ी और अच्छी खबर है। कोरोना काल में भक्तों को अब तक बाहर से ही बाबा केदार के दर्शन हो रहे थे, लेकिन अब नए नियमों के मुताबिक सभा मंडप में जाकर बाबा केदारनाथ के दर्शन हो पाएंगे। हालांकि गर्भगृह में जाने की इजाजत अभी भी किसी को नहीं होगी। रुद्रप्रयाग के डीएम ने तीर्थ पुरोहितों से बातचीत के बाद आज ये फैसला लिया। इस बार कोविड के चलते सिर्फ पुरोहितों को ही अंदर जाने की परमिशन थी, लेकिन अब आम भक्त भी सभा मंडप से बाबा के दर्शन कर सकेंगे। अब तो डीएम मैडम भी बाहर आएंगे, खड़ा हुआ है। सभा मंडप तक यात्री जाएगा और दूर से भगवान के वो करेंगे, दर्शन करेंगे और इसमें सभी लोगों की सहमति से जो है ये कार्य हुआ है। आज बड़े ही हर्ष का विषय है। भगवान केदारनाथ जी के जो कपाट हैं आज से श्रद्धालुओं के लिए सभा मंडप तक खोल दिए गए हैं। अभी तक क्या था कि जो केदारनाथ के पुरोहित हैं वहीं अंदर जाकर अपने यजमानों के नाम से उनकी पूजाएं करते थे। गर्भगृह में जाने की अनुमति अभी भी प्रदान नहीं की गई है। व्यवस्था बनाने हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस, वायुसेना की टीमें और डीडीआरएफ के जवानों की तैनाती तथा मंदिर समिति के कर्मचारियों की। केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। केदारनाथ धाम के लिए 9 अक्टूबर से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने जा रही है। इस साल युकाडा केदार घाटी में 9 ऑपरेटर्स द्वारा केदारनाथ यात्रा संपन्न कराई जाएगी, जिसके लिए गुरुवार को डीजीसीए की टीम हेलीपैड्स का निरीक्षण करेगी। शुक्रवार से केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाएं शुरू हो जाएंगी। गुप्त काशी से केदारनाथ 3875, फाटा से केदारनाथ 2360 और सिरसी से केदारनाथ 2340 रुपए किराया देना होगा। राज्य सरकार की तरफ से मिली छूट के बाद उत्तराखंड में सैलानियों के साथ ही तीर्थयात्रियों की आमद बढ़ गई है। चमोली में तो इसका असर होटल कारोबार पर भी दिख रहा है। लंबे समय से खाली पड़े होटल और रेस्टोरेंट्स में अब भीड़ दिखने लगी है। होटल कारोबारी सरकार के कदम से बेहद खुश हैं और सभी नियमों के पालन की बात कह रहे हैं। 6 महीने के बाद जो है कि एकदम हमारी उत्तराखंड घाटी जो है गुलजार हुई है। होटल जो भी होटल मालिक हैं उनके चेहरे पे खुशी है। बाकी कोविड का डर है, उसके लिए हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गुलदार ने एक बच्ची को अपना निवाला बनाया है। बेरीनाग के पट्टी गांव में गुलदार ने 7 साल की मासूम पर हमला किया, जिसमें उसकी मौत हो गई। बच्ची के शव को बरामद कर लिया गया है। गांव के पास ही एक हफ्ते से गुलदार नजर आ रहा था, जिसके बाद इलाके में दहशत बनी हुई थी। वहीं बच्ची की मौत के बाद गाँव में मातम पसरा हुआ है। सीएम त्रिवेंद्र रावत के निर्देशों के बाद हरिद्वार में भी महाकुंभ के कामों में जबरदस्त तेजी आ गई है। अधिकारी भी सड़क पर उतरकर कुंभ के कामों में जुट गए हैं। कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत के नेतृत्व में प्रशासन की टीम दौरा किया और शंकराचार्य चौक, ओम पुल के साथ आसपास के घाटों का निरीक्षण किया और समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। इस मौके पर मेला प्रशासन ने कुंभ मेला प्रवेश द्वार का भी निरीक्षण किया। इसी प्रवेश द्वार पर 45 मीटर ऊंचा तिरंगा स्थापित किया जाएगा, जिससे पूरे मेले से ये एंट्री पॉइंट बेहद खास दिखेगा। कि बहुत बड़ा लैंडमार्क
हरिद्वार का शंकराचार्य चौक है। इसका ब्यूटिफिकेशन भी होगा और इसको इस तरह से बनाया जाएगा कि जो ट्रैफिक वो बड़े आराम से यहाँ से गुजरे, बहुत सुंदर लगे। और एक दूसरा स्थल जो अभी यहाँ पे देखा गया, उसमें हम लोग, ये हमारी प्लानिंग है कि इसमें जो कुंभ का लोगो होगा उसका बहुत बड़ा एक यहाँ पे फ्लैग पोस्ट टाइप का। कोरोना की वजह से केंद्र और राज्यों को आर्थिक नुकसान हुआ है, लेकिन सीएम का कहना है कि इसका असर विकास योजनाओं पर नहीं पड़ना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की समीक्षा में सीएम ने कहा कि अनावश्यक खर्चे कम होने चाहिए। सीएम ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य की रैंकिंग में सुधार के प्रयास किए जाए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि साल 2015 में उत्तराखंड देश में 23वें रैंक पर था और अब 11वें नंबर पर आ गया है, लेकिन इसे और गंभीरता से प्रयास करने की जरूरत है। दिल्ली से खबर है, जहां उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से मुलाकात कर उत्तराखंड में मेडिकल टूरिज्म की संभावनाओं को लेकर चर्चा की। महाराज ने मेडिकल टूरिज्म के लिहाज से उत्तराखंड को सबसे बेहतर राज्य बताते हुए कहा कि पर्यटन के साथ साथ उत्तराखंड में मेडिकल टूरिज्म विकसित किया जा सकता है। राज्य में कोरोना को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने कमेटियां बनाई थी और सभी जिलों की रिपोर्ट में क्वारंटीन सेंटर्स पर सवाल उठाए हुए हैं। अब हाईकोर्ट ने सभी जिलों की कमेटी को आदेश दिया है कि हर हफ्ते सोमवार तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी होगी, ताकि सरकार को निर्देश जारी किए जा सके। आज हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि जो सुझाव ऋषिकेश एम्स के निदेशक ने दिए हैं, क्या वो लागू किए जा सकते हैं या नहीं। एम्स निदेशक ने 100 बेड कोरोना पीड़ितों के लिए रखने और 25% स्टाफ से काम कराने का सुझाव दिया था। हर हफ्ते इस मामले पर सुनवाई हो रही है। कोरोना महामारी के चलते पुलिस विभाग में होने वाली परेड पर भी असर देखने को मिल रहा है। इस बार होने वाली परेड में गेस्ट की संख्या भी लिमिटेड होगी। साथ ही परेड के दौरान होने वाले रंगारंग कार्यक्रम भी देखने को नहीं मिलेंगे। परेड में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सैनिटाइजेशन का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। अक्टूबर और नवंबर में पुलिस विभाग की ये अहम परेड होती है, जिसमें 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के साथ ही 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस की परेड होनी है, जिसमें कोरोना संक्रमण के चलते कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे, जिनकी तैयारियां पुलिस लाइन में अभी से शुरू हो गई है। वहीं एसएसपी अरुण मोहन जोशी का कहना है कि सभी परेडों की मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर पर की जा रही है। 9 नवंबर को जो राज्य स्थापना दिवस की परेड है वो रहेगी। तो उसमें ऑलरेडी जो हमारे सीओ लाइन हैं, आरआई हैं और एसपी हेडक्वार्टर हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं चीज़ों को। और फोकस इसी बात पर है कि परेड भी बेहतर तरीके से हो जाए और कोरोना का संक्रमण जो है उसको लेकर के जो बचाव हम लोग कर सकते हैं उसमें किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बुलेटिन में अब बात कोरोना अपडेट की। बुधवार को 630 नए कोरोना केस सामने आए हैं, तो कुल मामलों की संख्या हो गई है 52,900। एक्टिव केस हैं 8,300 के पार। कोरोना से अब तक 688 लोगों की मौत हो चुकी है। देहरादून में 224 केस सामने आए हैं। हरिद्वार में 73 मामले, नैनीताल में 61, उधम सिंह नगर में 82 केस सामने आए हैं। उत्तरकाशी स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम और आईटीबीपी ने हिमालय में नई ऊंचाइयों को छुआ है और 6 नई अननेम्ड अनस्किल्ड चोटियों को फतेह कर नया रिकॉर्ड बनाया है। यही नहीं, चीन बॉर्डर तक पहुंचने के लिए 6 नए रास्ते तक खोज लिए। दुनिया के पर्वतारोहण इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब 5,500 से 6,000 मीटर की ऊंचाई पर भारतीय जवानों ने पेट्रोलिंग की और 6 नए पर्वत शिखरों को भी फतह किया। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और आईटीबीपी ने ये कारनामा किया। 15 दिनों तक ये पूरा अभियान चला जो माणा में खत्म हुआ। अब इस दौरान एलएसी के लिए 6 नए रूट भी खोजे गए और चीन बॉर्डर तक जाने वाले इन रूट्स पर अब तक इंसानी पैर पड़े नहीं थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि हमने अपने इलाके की पूरी रैकी करी और जो इम्पोर्टेंट सर्वेलेंस डोमिनेटिंग हाइट्स हैं उन पे जाके रूट खोला और उस पे उनका पूरा मैपिंग किया। सर, इन फ्यूचर इस रूट का सबसे इम्पोर्टेंस ये है कि हमने एक ऐसा रूट पकड़ा और ऐसा दुर्गम और इतना चैलेंजिंग रास्ता लिया कि जो आज तक नहीं हुआ था। इस अभियान में 6,000 मीटर तक की ऊंचाई वाले सभी रास्तों को खोल दिया गया और उनकी मैपिंग भी की गई है। यहाँ रास्ते बेहद जोखिम भरे थे, थोड़ी सी चूक और वहीं पर सब कुछ खत्म। रस्सियों के सहारे
चोटियों तक पहुंचा गया और उसके बाद मार्किंग की गई। यही नहीं, लगातार 15 दिन तक 6000 मीटर की ऊंचाई पर टिकना तक आसान नहीं होता। ऑक्सीजन की कमी, पल पल बदलता मौसम और लगातार होती बर्फबारी मुश्किलें बढ़ा रही थी, लेकिन 75 किलोमीटर का यह अभियान पूरा हुआ, जिसने रिकॉर्ड भी बना लिया। तो रिज लाइन थी वो 20,000 फीट के लगभग उसकी ऊंचाई थी, तो कंटिन्यू 15 दिन तक इस हाइट पे ऑपरेट करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि हाइट की वजह से वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी लो था, बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही थी और 1 और 2 तारीख को स्नोफॉल शुरू हो गया था। अब चीन बॉर्डर तक जाने वाले 6 नए रूट सामरिक नजरिए से बेहद खास हैं, तो इलाकों की मैपिंग भी देश के लिए खासा फायदेमंद होने वाली है। जगमोहन सिंह चौहान, न्यूज़ 18, उत्तरकाशी। किसानों को लेकर उत्तराखंड सरकार एक नई स्कीम शुरू करने जा रही है, लेकिन किसानों को सस्ते लोन से पहले इस पर सियासत शुरू हो गई है। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत की माने तो किसान के लिए इतना किसी ने नहीं सोचा जितना उनकी सरकार ने सोचा, और यही वजह है कि राज्य के करीब 7 लाख से ज्यादा किसान परिवार खुश हैं। सरकार किसान को सस्ते लोन की सौगात देना चाहती है, तो कांग्रेस सोच और नीयत दोनों पर सवाल खड़े कर रही है। ऐतिहासिक निर्णय किया गया है कि हम किसानों को 3 लाख रुपए 0% पे दे रहे हैं, और इसके हर 95 ब्लॉक मुख्यालयों पे कार्यक्रम किए जाएंगे। इसमें सभी सांसद, सभी विधायक, मंत्री लोग भाग लेंगे। देश का पहला राज्य है ये जो कि किसानों के लिए 1 लाख भी 0% में दे रहे हैं, 3 लाख भी 0% में दे रहे हैं, और 5 लाख रुपए भी 0% में दे रहे हैं। आप नए कर्जे की बात कर रहे हैं, आप ये बताइए पुराना कर्जा 13 किसानों ने आत्महत्या कर ली। कर्ज से दबे हुए किसान, परेशान किसान आत्महत्या कर ली उन्होंने। आपने उनके परिवारों को जाके पूछा, किसी को मुआवजा दिया? देश में अब ऑन डिमांड रॉ मीट की भी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने पहल की है। मीट ऑन व्हील की शुरुआत मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री रेखा आर्य ने की। हिमालयन गोट मीट के आउटलेट के जरिए ये मीट उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां बकरौ नाम से कच्चे मीट की वैन घूमेगी, साथ ही ऑन कॉल मीट मंगवाया जा सकेगा। पहाड़ के बकरे की मीट से पहाड़ में बकरी पालन से जुड़े लोगों को भी अच्छी आमदनी होने की उम्मीद है। लेवल पे जो महिलाएं बकरी पालन कर रही हैं अथवा भेड़ पालन कर रही हैं, जिनकी सहकारी समितियां हैं, उन समितियों के माध्यम से जो फेडरेशन बना है, वो फेडरेशन इस व्यापार को करेगा और साथ में उनको विपणन की व्यवस्था देगा। आज उसी की शुरुआत जो है हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हिमालयन गोट मीट के रूप में हम पहाड़ की बकरियों को सेल आउट करेंगे या उनके मटन को सेल आउट करेंगे। वहीं बकरी पालन से जुड़े लोग भी इस कॉन्सेप्ट से खासे खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें फायदा होने की उम्मीद है। 3 साल तक हम बकरी पालन करेंगे, 3 साल के बाद ये खरीदेंगे और उसमें हमको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, तो क्या देखते हो, मुनाफा पहले होता था, अब उम्मीद लग रही है? हाँ, नाफा हो गया, उम्मीद तो लग रही है फिर। हाँ, वैसे तो बहुत साल हो गए हमको बकरी पालते हुए, पहले तो इतना वो नहीं था। मतलब उम्मीद है कि हमको फायदा होगा करके। पहले देखो हमको कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि बकरी हमारे पास ही रहती थी। अब देखो उनका फ्री में ट्रीटमेंट भी होता है, इंश्योरेंस भी होता है, और फिर 3 साल तक उन्हें पालना है, पोसना है, फिर उन्हें खुद ही करेंगे, खरीदेंगे वहीं से। मतलब तो बहुत सारे फायदे हैं वैसे तो। कूड़े ने सरकार की टेंशन बढ़ाई हुई है। दिसंबर तक सालों से पड़ा पुराना कूड़ा साफ होना है, लेकिन 260 करोड़ किलो कूड़ा साफ होगा कैसे, ये बड़ा सवाल है। अगर आपके शहर या कस्बे में भी सालों से कूड़े का ढेर लगा है, तो साल 2021 की शुरुआत तक आपको निजात मिल सकती है। दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के ऑर्डर ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसमें इस साल के आखिर तक सालों से पड़ा कूड़ा साफ करने के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश में कुल 26 लाख मीट्रिक टन यानी कि 260 करोड़ किलो कूड़ा है। राज्य के सभी निकायों में सफाई की शुरुआत होगी, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत शामिल है। आदेश एनजीटी का है और डर अगले साल जनवरी से भारी भरकम जुर्माने का है। ऐसे में सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तो हम लोग लगातार पूरे राज्य के अंदर स्वच्छता को लेकर हमारी रैंकिंग भी बढ़नी शुरू हुई है। हम एक सिस्टमेटिक दिशा में बढ़े हैं, आने वाले समय में और अच्छा करेंगे। पुराने कूड़े की सफाई का काम जल्द हरिद्वार और ऋषिकेश में शुरू होगा, जिसमें 35 करोड़ रुपए का बजट खर्च होगा।
1000 किलो कूड़े की ट्रीटमेंट में 400 से 700 रुपए का खर्च आता है। ऐसे में 260 करोड़ किलो कूड़े के ट्रीटमेंट में करीब 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक्सपर्ट का कहना है कि इंदौर शहर में उत्तराखंड से आया कूड़ा सिर्फ 6 महीने में साफ किया गया, लेकिन उत्तराखंड के लिए चैलेंज बड़ा है। जिस समय हम उत्तराखंड में इसका निस्तारण करेंगे, बड़ा जरूरी है कि हमारे शहरों से मिक्स्ड वेस्ट ना निकले, सेग्रीगेटेड वेस्ट निकले। इसके लिए डोर टू डोर कलेक्शन की व्यवस्था, कंपोस्टिंग यूनिट की व्यवस्था, और ये एक बड़ी सकारात्मक पहल उत्तराखंड के लिए, लेकिन चुनौतियों से भरी हुई एक मिशन पर उत्तराखंड आगे बढ़ता हुआ, जिसके अनुसार 400 से 700 रुपीस पर मैट्रिक टन का प्रोसेसिंग का रेट है। तो 25 लाख टन कूड़े का करीब आपका 150 करोड़ रुपए का 150 करोड़ रुपीस का इसका एक्सपेंडिचर आएगा। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, लेकिन कूड़े के ढेर आपको उत्तरकाशी से हरिद्वार तक और पिथौरागढ़ से हल्द्वानी तक मिल जाएंगे। और पूरे राज्य में फैले उसी 260 करोड़ किलो कूड़े को साफ करने सरकार स्वच्छ देवभूमि का संदेश देना चाहती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड की कुछ और खबरों पर डालेंगे नजर एक छोटे से ब्रेक के बाद।